इंतज़ार ये नाम है आज की इस हृदय को झकझोर देने वाली कहानी की। पूनम कब से सुधा को समझा रही थी, मगर सुधा किसी भी तरह उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पूनम ने भी फैसला कर लिया था कि सुधा को किसी भी निर्णय पर लाकर ही छोड़ेगी। चाय की अंतिम घूंट पीने के बाद उसने फिर कहा, उसमें मनोज की क्या गलती है? उसे कोई ना कोई तो नौकरी करनी ही थी ना। और तुमने भी तो यही कहा था उससे। फौज की नौकरी तो हिम्मत वाले करते हैं। सुधा सर झुकाए सुन रही थी। उसकी आंखें झलकने के लिए बेचैन हो रही थी। वह मुश्किल से उन्हें रोक पा रही थी। पूनम ने कहना जारी रखा, देखो सुधा, अगर तू उससे एक बार नहीं मिली तो वह सचमुच मर जाएगा। सर झुकाए सुधा की आंखों से आंसू का बड़ा सा एक कतरा जमीन पर गिर पड़ा। वह सिसकते हुए बोली, यह अब संभव नहीं है। गांव और समाज के लोग क्या कहेंगे? एक विधवा चरित्रहीन हो गई और बाबूजी भैया तो मेरे साथ साथ उसे भी काट डालेंगे। क्या तू भी यही चाहती है? यह पाप है पूनम। पूनम लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मौत तो तुझसे बिना मिले भी उसे आ जानी है, तो एक बार मिल लेने से तुम दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी दरवाजे की कुंडी बजते ही दोनों डर से खामोश हो जाते हैं। सुधा ने कहा, शायद बाबूजी का आना हो गया है। तुमसे पूछें तो कुछ भी बहाना कर देना, मगर उसका नाम न लेना। देखा, तुम्हें आज भी उसके जान की फिक्र है। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गईं। सुधा ने दरवाजा खोला। बाबूजी और भाई ने जैसे ही पूनम को देखा, दोनों की भौहें तन गईं। पूनम सर झुकाए जल्दी जल्दी बाहर निकल गई और बाबूजी ने गौर से सर झुकाए हुए सुधा को देखते हुए पूछा, यह क्यों आई थी? सुधा ने धीरे से कहा, बहुत दिनों से मिली नहीं थी इसलिए। बीच में भाई ने टांग अड़ाते हुए कहा, मैं जानता था उसके गांव आते ही पूनम यहाँ मड़राना शुरू हो जाएगी। क्या संदेश लेकर आई थी? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए अपने कमरे की ओर चली गई। गांव के बाहर शिवजी के मंदिर की सीढ़ियों पर मनोज और पूनम परेशान बैठे थे। पूनम ने सारी बातें बता दी थी। मनोज के चेहरे पर
परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। सुधा और मनोज का बचपन एक ही गांव में बीता। मनोज एक साधारण परिवार से था, जबकि सुधा के पिता 16 गांवों के सामंत थे। दोनों की स्कूली शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी होती है और दोनों में पहले बचपन की दोस्ती होती है और जवान होने पर स्वाभाविक रूप से उनकी दोस्ती का आकर्षण में बदल जाती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है, मगर मर्यादाओं के अंदर। गांव का परिवेश ही ऐसा होता है कि संस्कार जितना प्रभावी होता है, प्यार भी उतना ही पवित्र हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। बातचीत हो न हो, मगर बिना एक नज़र देखे किसी को भी करार नहीं आता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज को आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना था। दोनों ने इस जुदाई को मुश्किल से स्वीकार किया। सुधा चाहती थी कि मनोज इस काबिल बन जाए कि उसके घर वाले सुधा का रिश्ता मांग सके। दोनों ने दिल पर पत्थर रख लिया। मनोज पढ़ने शहर चला जाता है और मनोज 2-3 महीने में किसी छुट्टी पर गांव आता है। तब सुधा से छुपकर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। पहले स्कूल के बहाने मिलना संभव होता था, मगर सुधा की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद और मनोज को बाहर शहर चले जाने के बाद मुलाकात बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। दोनों ने इसका भी हल निकाल लिया। सुधा की पक्की सहेली पूनम दोनों की मुलाकात की वजह बन गई। पूनम हर बार दोनों को बहुत सहयोग करती थी। कहते हैं इश्क छुपाए नहीं चुपता। वही हुआ। सुधा और मनोज की मुलाकात की आग धीरे धीरे धुआं की तरह फैलने लगती है। सुधा के सामंती पिता और दबंग भाई तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगी। घर में तूफान सा आ गया। पिता और भाई की निगाहें सुधा के पीछे लग गईं। सुधा को बाप भाई के शक की जानकारी हो गई तो उसके पांव के नीचे से जमीन सरक गई। उसे अपनी नहीं बल्कि मनोज की फिक्र ज्यादा सताने लगती है। इशारों में भाई ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। सुधा को डर सताने लगा कि कहीं मनोज को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मनोज को गांव में आते ही सुधा ने पूनम के हवाले से खबरदार कर दिया था कि वह उसके घर की तरफ न आए और न ही मिलने की कोई कोशिश करे।
उसके जान को खतरा है। यह सूचना मिलने पर मनोज तड़प उठता है। बेचैनी तो सुधा की तरफ भी कम नहीं थी। मनोज कई दिन गांव में रुकता है पर सुधा से मिलने की कोशिश बेकार चली जाती है। अंत में पूनम ने एक रात मुश्किल से दोनों की आखिरी मुलाकात करवाई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत देर तक रोते तड़पते रहे। सुधा ने उसे एक आखिरी विकल्प बताया कि अगर मनोज जल्द कोई नौकरी हासिल कर ले तो शायद उसके घर वाले मान जाएं। सुधा ने यह भी बताया कि पिता उसके ब्याह की तैयारी करने लगे। दूल्हा ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई थी, इसलिए जो भी करना है जल्द ही करना होगा। मनोज भारी मन से शहर लौट आता है। उसकी अंतिम वर्ष की पढ़ाई होती है, लेकिन उसने शिक्षा पूरी किए बगैर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच सिर्फ सुधा के बारे में जानने के लिए वह कई बार गांव आया, परंतु उससे मिल नहीं पाया। हाँ, पूनम के द्वारा उसके बारे में जानकारी जरूर मिलती रही। मनोज की मेहनत रंग लाई। उसे फौज में नौकरी लग गई। यह खुशखबरी देने के लिए मनोज गांव आता है। सुधा को जब मनोज की नौकरी के बारे में पूनम ने बताया तो वह खुशी के मारे रो पड़ती है। पूनम ने यह नहीं बताया कि मनोज को फौज में नौकरी मिली है। दोनों कई दिनों तक मिलने के लिए बेचैन रहते हैं और अंत में थोड़ी देर के लिए बड़ी मुश्किल से दोनों मिल सकते हैं। सुधा को मनोज ने फौज की नौकरी के बारे में बताया तो वह रो पड़ी। उसने जान पर खतरे वाली नौकरी क्यों कर ली? यह पूछने पर मनोज ने बताया कि जल्दी में उसे यह निर्णय लेना पड़ा। अगर वह जल्द नौकरी नहीं करता तो उसका रिश्ता कैसे मांगने आता। सुधा ने प्यार में मजबूर अपने प्रियतम से लिपट कर रोते हुए कहा, बाबूजी फौज की नौकरी के बारे में जानकर इनकार कर देंगे। और हुआ भी वही। मनोज ने अपने माता पिता को मुश्किल से खुद सुधा का रिश्ता मांगने के लिए राजी किया। पिता का कहना था कि सुधा के पिता सामंत हैं, बड़ा खानदान है और हम छोटे लोग हैं, कैसे रिश्ता मांग सकते हैं। मगर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। मनोज के माता पिता की बड़ी बेइज्जती होती है सुधा के घर में। सुधा के बाप ने पहले तो यह कहकर इनकार कर दिया कि गांव में शादी नहीं होती। दूसरी बात, बेटा फौज में है, पता नहीं कब सरहद पर शहीद हो जाए।
वह अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मनोज के पिता की हैसियत भी उसने याद दिलाई। कमरे के बाहर खड़ी सुधा ये सब सुनकर रो पड़ी। उसे चक्कर सा आने लगा। वहां साथ में पूनम थी, जिसने उसे गिरने से बचाकर कमरे में ले गई। अगली सुबह सुधा ने पिता के सामने विद्रोह करने की कोशिश की, परंतु जिसे पिता और भाई ने सख्ती से दबा दिया। मनोज की पोस्टिंग एलओसी पर हो जाती है। उसे मजबूरन ड्यूटी पर जाना पड़ता है। उसने पूनम से सुधा को संदेश भिजवाया कि जल्द ही लौटकर वह एक बार फिर कोशिश करेगा। मनोज को सरहद पर गए 2 महीने हो गए थे। वहां संचार का माध्यम सिर्फ डाक ही था, जो सप्ताह में 1 दिन आता था। सुधा छुपकर पत्र लिखती और पूनम के हाथों पोस्ट करवाती थी। मनोज रोज सुधा के पत्र की प्रतीक्षा करता। वह सुधा को जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने मना किया था। सरहद पर जंग छिड़ी। मनोज देश की सुरक्षा के लिए समर्पित भाव से लड़ाई कर रहा था। इसी बीच सुधा का पत्र आता है और उसने लिखा था कि पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। 10 दिनों के बाद बारात आना तय है। इस खबर से मनोज की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह बेचैन होने लगता है और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बॉर्डर पर जंग और बढ़ती जा रही थी। छुट्टी मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जिस दिन सुधा का ब्याह था, उस दिन मनोज अपने बंकर में बैठा छुपकर आंसू बहा रहा था। सुधा ब्याह कर ससुराल विदा हो जाती है और विदाई के वक्त पूनम के गले मिलकर बहुत रोती है। उसने मनोज के नाम अंतिम संदेश दिया कि उसे क्षमा कर दे और अपना संसार बसा ले। सरहद पर जंग खत्म हो गई थी। बहुत से सैनिक छुट्टी पर चले गए थे। मेजर ने उसे भी छुट्टी की पेशकश की थी, परंतु मनोज गांव नहीं जाना चाहता था। वह जाए तो किसके लिए? ऐसे ही 1 वर्ष बीत जाता है। इस बीच मनोज की पोस्टिंग दूसरे बॉर्डर पर हो जाती है और घर वाले उसे बुलाते हैं, परंतु वह कोई न कोई बहाना बना देता है और माता पिता को हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजता रहता है। एक दिन पूनम का एक खत आता है। उसने लिखा था कि सुधा के पति का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सुधा को उसके ससुराल वालों ने भी वापस मायके भेज दिया है।
इस खबर से मनोज बहुत दुखी होता है। उसे सुधा की चिंता होने लगती है। उसने गांव लौटने की तैयारी कर ली। पूनम ने बताया कि मनोज गांव आया है तो सुधा सिहर सी गई। वह चिंतित हो गई कि अब क्या करेगी। उसे मालूम था कि मनोज के वापस गांव लौटने से कभी भी बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। सुधा को खुद से ज्यादा मनोज की चिंता थी, इसीलिए वह उससे मिलने के पूनम के आग्रह को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। सुधा ने इनकार के बाद पूनम के शिवालय में मनोज को सब कुछ बता दिया था। मनोज समझ नहीं रहा कि अब वह क्या करे। सुधा के भाई ने सुधा से कड़े लहजे में कहा, सुधा, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मनोज गांव आ गया है। पूनम को तुमसे अचानक मिलने आना यह बताने के लिए काफी है कि वह मनोज का संदेश लेकर आई है। अगर यह सच है तो तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे उसकी और तुम्हारी जान को खतरा हो। सुधा ने भी अब जवाब देने की ठान ली थी। उसने कहा, हाँ, यह सही है कि पूनम यही बताने आई थी और मैंने मनोज से मिलने के लिए मना कर दिया है, परंतु जहाँ तक उसके या मेरी जान का खतरा की बात है तो वह फौजी है। जान देना या जान लेना उसके लिए मामूली बात है। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। इतना बोलकर सुधा अपने कमरे में चली गई। मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात जागता रहा। उसने निश्चय कर लिया कि कल हर हाल में सुधा से मिलेगा। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हलचल शुरू हो जाती है। किसान हल फावड़ा बैल को हाँकते हुए खेत की ओर निकल पड़े थे। सुधा के पिता और भाई को शंका थी कि मनोज सुधा से मिलने जरूर आएगा। दोनों पूरी तैयारी के साथ घर पर मौजूद थे। सुधा अपने कमरे में घबराई हुई बैठी थी। वह बार बार खिड़की से घर के बाहर वाले रास्ते को देख रही थी जहां से मनोज के आने की संभावना थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मनोज उससे मिलने की कोशिश न करे। दोपहर ढलने ही वाली थी। सुधा के भाई और पिता को सूचना किसी ने दी कि मनोज बाहर वाले रास्ते पर देखा गया है। भाई और पिता गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। अचानक
मनोज उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाई ने अपने गुंडों को इशारा किया और खुद भी मनोज पर लाठी डंडे से टूट पड़ता है। मनोज ने कुछ देर तक तो मुकाबला किया, उस पर डंडे पड़ते तो वह कराह उठता। उसकी कराहने की आवाज सुधा के कानों तक पहुंच रही थी। वह तड़पते हुए भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े रोते हुए उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। मनोज पर वार होता रहा और अंत में वह लहूलुहान हालत में उसे दरवाजे के सामने सड़क पर छोड़कर सभी भाग जाते हैं। शाम ढलने तक मनोज बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। वारदात की जगह पर सन्नाटा छाया था। कोई भी मरणासन्न मनोज के आसपास नहीं था। सुधा के घर का रास्ता दरवाजा खुला था। सुधा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी खड़ी सड़क पर बेसुध पड़े मनोज को देखती रही और उसके कदम धीरे धीरे मनोज की तरफ बढ़ने लगे। सुधा के आंसू सूख गए थे। उसके चेहरे की दृढ़ता साफ साफ बता रही थी कि उसने कुछ बड़ा फैसला कर लिया है। वह धीमे धीमे चलते हुए बेजान पड़े मनोज के पास आकर घुटनों पर बैठ जाती है और खून से भरे उसके चेहरे को निहारने लगती है। अपने आंचल से मनोज के चेहरे के खून को साफ करते हुए कहा, उठो मनोज, तुम जीत गए और मैं हार गई। मनोज की बंद आंखें खामोश थीं। सुधा ने प्यार से उसके बालों में उंगली फिराते हुए कहा, तुम्हें और लड़ने के लिए उठना होगा, तभी तुम मुझे पा सकोगे। सुधा की आवाज का असर होता है और मनोज की पलकें हिलती हैं और धीरे धीरे खुल जाती हैं। उसने सुधा को देखा और मुस्कुरा दिया। सुधा ने उसे किसी तरह उठाया और धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गई। मनोज निढाल सा कुर्सी पर बैठा था। सुधा रोते हुए उसकी पट्टी कर रही थी। सुधा ने सिसकते हुए पूछा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मनोज ने हल्की सी कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? तुम्हारी नज़र जो मुझ पर टिकी हुई है। सुधा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, ऐसे कोई करता है क्या भला? तुम्हें जानते हुए भी मरने का फैसला नहीं करना चाहिए था। मरा कहाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मनोज ने धीरे से कहा,
दोनों बातें कर रहे थे, तभी मनोज के घर वाले गांव के कुछ लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। मनोज के पिता और दोस्तों ने पुलिस स्टेशन चलने की जिद की, तो मनोज ने इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल हुई लोगों को शांत करने में। अंत में सभी ने फैसला किया कि सुधा को साथ लेकर मनोज के घर जाएंगे। मनोज ने सुधा की ओर देखा। सुधा ने मौन समर्थन किया। सुधा मनोज को सहारा देकर दरवाजे के बाहर आई तो सामने पिता और भाई चुपचाप खड़े थे। उसने एक नज़र दोनों को देखा और मनोज को सहारा देकर सामने से निकल गई।